तो हम लोग बात करते हैं ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि हम जानते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिवाइडेड होता है। अपर में आपका नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद आपका नेजोफेरिंग्स, ये जो पीछे का पोर्शन होता है। एक्चुअली ये टोटल पोर्शन पीछे का जो होता है ये फेरिंग्स होता है, मतलब नाक के पीछे का एरिया और मुंह के पीछे का एरिया, ओरल कैविटी के पीछे का एरिया। ठीक है, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी, ये नेजल कैविटी हो गई, ये ओरल कैविटी हो गई, माउथ जो हमारा माउथ है इसके पीछे का जो हिस्सा है वो फेरिंग्स बोला जाता है। अब फेरिंग्स 3 हिस्से में डिवाइड होता है। जो नोजल कैविटी के नेजल कैविटी के पीछे का एरिया है वो नेसोफेरिंग्स, जो ओरल कैविटी के पीछे का हिस्सा है वो ओरोफेरिंग्स, और जो लंग्स लैरिंग्स जो ये हिस्सा है जहाँ वॉइस बॉक्स होती है, जहाँ से हमारी वॉइस निकलती है, इसके पीछे का हिस्सा होती है लैरिंगोफेरिंग्स। तो इस तरह से ये 3 पार्ट हो गए। तो ये लैरिंगोफेरिंग्स तक का जो एरिया है आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इसके नीचे का एरिया ट्रैकिया और इसके बाद आपका जो भी आगे इसमें डिवीजन हुआ है ब्रोंकस, ब्रंकियोल्स, है ना, ये सब आपका आता है लंग्स के अंदर। तो ट्रैकिया से लेके पूरा ये ट्रैकिया के पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ब्रंकस, ब्रंकियोल्स, ये सब क्या हो जाएगा आपका, फिर एल्वेलाई, ये सब पूरा लंग्स का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आपने पूरा समझ लिया लंग्स का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। लास्ट जो होता है, जैसे ये क्या होता है, एक ट्रैकिया सिंगल है, फिर यहाँ से 2 हिस्से में डिवाइड हुई, लेफ्ट एंड राइट, फिर राइट में 3 डिवीजन होते हैं, लेफ्ट में 2 डिवीजन होते हैं, राइट में लंग्स में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट में लंग्स में 2 लोब्स होते हैं, और फिर वो जो प्राइमरी ब्रंकस है वो सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी, टर्शियरी ब्रंकस, ब्रंकस के बाद फिर ब्रैंकियोल्स, ब्रैंकियोल्स के बाद फिर एल्वेलाई। एल्वेलाई ये स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एल्वेलाई है। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा है रेस्पिरेटरी ब्रैंकियोल्स, तो ये ब्रैंकियोल्स है, टर्मिनल ब्रैंकियोल, टर्मिनल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रैंकियोल्स, और रेस्पिरेटरी ब्रैंकियोल्स के बाद फिर ये एल्वेलाई होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हैं ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, यानी अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वेजिनेशन होकर के बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होता है, और इस बैलूनिंग के वजह से ही इनका सरफेस एरिया काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो ये जो अंदर की तरफ खूब सारा इन्वेजिनेशन होता जाता है उसकी वजह से थोड़े ही जगह में खूब ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाता है, और उस सरफेस एरिया की वजह से जो एक्सचेंज है गैस का वो ज़्यादा हो पाता है, बेटर हो पाता है। और ये जितनी एल्वेलाइज है इनके अंदर ब्लड सप्लाई होती है, तो इसी एल्वेलाइज और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। दूसरी चीज़ इसमें आप बुक में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो आपका ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया में कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। कार्टिलेज रिंग्स का मतलब उसमें हाफ होती है, पूरी तरह से नहीं होती, हाफ होती है, आगे से इस तरह से, इस तरह से, आगे से ऐसे, हाफ ऐसे सी शेप्ड में होता है। ऐसे मान लीजिए ट्रैकिया है लंबी सी आपकी, ठीक है, और ट्रैकिया में ऐसे आगे की तरफ हाफ कर्व रहेगा सी शेप्ड में, तो वो कार्टिलेजनस रिंग्स होती है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रिंग्स होती है। उस रिंग्स का काम ये है कि लंग्स को, चूँकि लंग्स के अंदर एयर जा रही है, आ रही है, तो किसी भी अगर सॉफ्ट कोई पाइप है उसके अंदर अगर हम एयर को अंदर बाहर करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो चिपक सकता है, लेकिन ट्रैकिया कभी चिपकता नहीं है। ट्रैकिया इसलिए नहीं चिपकता कि ट्रैकिया के चारों तरफ सराउंडिंग में कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं। ये जो आपको देखिए लाइन लाइन सा दिख रहा है यहाँ पे, ये सब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज या कार्टिलेजनस रिंग्स है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये ट्रैकिया जो लंबा वाला पोर्शन है ट्रैकिया है, इस पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो ये लंग्स को, यानी कि ट्रैकिया को चिपकने से, जैसे आप देखे होंगे कोई पतली पाइप होती है, अगर उसमें हवा खींच ली जाए तो वो चिपक जाती है, तो ये चिपके ना पावे, इसकी वजह, इससे बचाने के लिए इसमें क्या होता है, कार्टिलेज की बनी हुई रिंग होती है जो इनको फिक्स रखती है कि उसमें थोड़ा बहुत तो होगा, है ना, थोड़ा बहुत उसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, लेकिन बिल्कुल चिपकने नहीं पाएगा, है ना, बिल्कुल चिपकने नहीं देगा। तो कार्टिलेजनस रिंग का ये फायदा है। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ब्रंकस, सेकेंडरी ब्रंकस के बाद टर्शियरी ब्रंकस, टर्शियरी ब्रंकस के बाद ब्रैंकियोल्स, और ब्रैंकियोल्स के बाद फिर एल्वेलाई। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर आपका लंग्स का होता है। और एल्वेलाइज के अंदर, यहाँ ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये एल्वेलाइज है, इसी के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। इसमें बहुत सारी महीन ब्लड की कैपिलरीज आकर के अटैच रहती हैं, ठीक है, पूरा सिस्टम बना होता है। और उसमें जहाँ पे एल्वेलाई की वॉल जो होती है, एल्वेलाइज एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है।
ये एल्वोलाई जो है आपकी, ये जितनी भी आप देख रहे हैं अलग अलग, ये एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है और हॉलो कैविटी होती है। हॉलो का मतलब उसमें गैस का प्रॉपर एक्सचेंज होगा, उसके अंदर एयर पहुंच जाएगी। अब एयर का एक्सचेंज होता कैसे है, जो बाहर से एयर इनहेल हुई अंदर को, यहाँ नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद क्या होगा, जो एयर अंदर जाएगी उसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम होगा, है ना। और हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर जो ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि रेस्पायरेशन के बाद ब्लड हमारे बॉडी में, लंग्स में वापस आता है एक बार ऑक्सीजनेट होने के लिए। तो क्या होगा, पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा। तो जो ब्लड आता है लंग्स के अंदर, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है। और जैसे ही वो लंग्स में आता है तो वहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में से ऑक्सीजन निकल के लंग्स में आ जाती है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के लंग्स में आ जाती है और ऑक्सीजन उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? क्योंकि इस समय जो ब्लड लंग्स में पहुंच रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी लंग्स के कैविटीज़ में, है ना, एल्वोलाइज में। और जो एयर उसमें पहले से मौजूद है उसमें किस चीज़ की ज़्यादा है, वो क्या चीज़ उसमें ज़्यादा प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट आ रहा है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन चली जाएगी ब्लड कैपिलरीज के अंदर, तो इस तरह से एक्सचेंज हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन कहाँ बढ़ा और कहाँ कम हुआ, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे जितने भी हमारे बॉडीज में टिश्यू हैं, ब्लड करीब लगभग हर टिश्यू तक जाता है। अब लंग्स में जो ऑक्सीजन यहाँ पे अंदर ब्लड में अटैच हुई, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, ऑक्सीजन अटैच हो गई। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड जाएगा हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर ब्लड ये पूरी बॉडी में पंप हो जाएगा। ठीक है, जब पूरी बॉडी में पंप होगा तो पूरे हर एक टिश्यूज में पहुंचेगा। टिश्यूज में रेस्पायरेशन होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन ले ली जाएगी ब्लड से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो जो ब्लड हमारे बॉडी पार्ट से या बॉडी टिश्यूज से वापस आता है लंग्स की तरफ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। जो टिश्यूज की तरफ ब्लड जाता है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तो एक्सचेंज होता है। हम अपने हाथ को देखें तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको कुछ वेंस दिखाई देती हैं जो ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो ब्लू कलर क्या है, ब्लू कलर में भी ब्लड तो वही है। अगर आपके हाथ में कहीं कट लग जाए तो देखिए उसमें से ब्लड आएगा तो रेड ही आएगा, ब्लू नहीं आएगा, क्योंकि ब्लड तो वही है। लेकिन अब कलर कैसे चेंज होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है उसका कलर ब्लू हो जाता है, और जैसे ही उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट होता है वो रेड हो जाता है। तो मान लीजिए हमारी वेंस दिख रही है और इस पर कट लग जाए अभी, तो ब्लड आएगा रेड ही। क्यों? क्योंकि बाहर तो ऑक्सीजन है ही है एटमॉस्फेयर में। तो जैसे ही हमारे बॉडी से ब्लड बाहर आता है, चाहे वो वेन से ही आवे, लेकिन बाहर आते ही उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है और मिक्स होते ही वो रेड दिखाई देने लगता है। एक्चुअली वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन बाहर आते ही उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और तुरंत वो रेड दिखने लगता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, हमारे सामने इसका प्रूफ भी है कि ब्लड लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड भी होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब हम पूरा इसको डिटेल में समझ पाएंगे कि कैसे ब्लड लंग्स में आता है और कैसे ये वापस से बॉडी में पंप होता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए जो लंग्स का फंक्शन है वो क्या है, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को चेंज करना ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है ब्लड के अंदर? ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की अटैच करने की हाई एफिनिटी होती है। तो ऑक्सीजन को वो अटैच करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जनरली जो होती है वो कैसे मूव करती है, वो डिजॉल्व फॉर्म में, प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में। हालांकि हीमोग्लोबिन से भी वो अटैच होती है, लेकिन ज़्यादातर अमाउंट जो है उसका वो डिजॉल्व स्टेज में कैरी करता है ब्लड के अंदर। तो उसका डिटेल आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होती है ब्लड के अंदर और कैसे ऑक्सीजन कैरी होती है। लेकिन इन जनरल आप ये जान लीजिए कि जो हीमोग्लोबिन है वो मेन पिगमेंट है, जिनको कि हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। उस पर ऑक्सीजन बाइंड होकर के पूरे बॉडी में कैरी होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा जो है कैसे ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो रही है। इसके साथ साथ एक फंक्शन और होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा ये
ये पूरा ये जो आप ऐसे देख रहे हैं ये सब क्या है, ये रिब्स हैं बाहर, हमारी पसलियाँ हैं जिन जो हमारे बॉडी में आप महसूस कर सकते हैं कि ये रिब्स हैं, और ये पूरा आपका यहाँ पे एक बोन, एक क्लेविकल है। तो ये रिब्स मिल करके पीछे आगे की तरफ यहाँ पे स्टर्नम होता है, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम आप जानते हैं होता है। ये सब मिल के एक थोरेसिक केज बना लेती हैं, और इस थोरेसिक केज के अंदर हमारा लंग्स रहता है, सिचुएटेड होता है। और जब रेस्पायरेशन ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग के समय क्या होता है, ये लंग्स में मूवमेंट होता है। मूवमेंट होने से क्या होगा, इसका इंटरनल एरिया बढ़ता घटता है, ठीक है, इनका जो वॉल्यूम है वो घटता बढ़ता है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन में एयर जब लंग्स के अंदर जाती है तो हम उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, और जब लंग्स से एयर बाहर को आती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ये होता रहता है। ये कैसे होता है, ये जो रिब्स हैं इनके मूवमेंट से, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से। इसके नीचे यहाँ पे डायफ्राम होता है, ऐसे नीचे इस तरह से डायफ्राम होता है। मान लीजिए ये लंग्स है और ऐसे इसमें डायफ्राम होता है। ये मान लीजिए लंग्स है, ऐसे देख रहे हैं आप, मान लीजिए यहाँ से ऐसे ये डायफ्राम, ये हमारा हाथ मान लीजिए डायफ्राम है। तो क्या होगा इसमें, ये जब रेस्पायरेशन होता है तो ये डायफ्राम ऐसे फ्लैट होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ इस तरह से। तो जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, लंग्स का एरिया, अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। और जब ऐसे ये सिकुड़ जाएगा ऊपर की तरफ तो लंग्स का एरिया, लंग्स की जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो इनके फ्लैटनिंग से और श्रिंकिंग से जो है कि लंग्स का एरिया घटता बढ़ता है। इसके साथ साथ रिब्स का भी मूवमेंट होता है। तो पूरा एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूवमेंट होता है, जिससे हमारा ब्रीदिंग होती रहती है कंटिन्यूअसली, और ब्रीदिंग की वजह से एक्सचेंज होता रहता है। तो ये एक शॉर्ट में हमने आपको बता दिया, जितना आपके सिलेबस में है, कि ब्रीदिंग कैसे होती है, कैसे क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है, ब्रंकस ब्रंकियोल्स के बारे में बता दिया आपको। इसके बाद लंग्स के बारे में बता दिया, एल्वेलर सैक के बारे में बता दिया, एल्वेलाई के बारे में बता दिया। तो इसको आप एक बार आप लोग देखिए इसको।